केमिकल इक्विलिब्रियम और इसमें एक टॉपिक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम कॉमन चैप्टर का नाम इक्विलिब्रियम है। ठीक है, वो सब बीच में आएगा, फिजिकल, स्टैटिक, डायनामिक, ये सब आते जाएगा। चैप्टर का नाम केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो पहले हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, देन आफ्टर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। और उस सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम का मतलब समझेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? ठीक है, क्या समझेंगे हम लोग पहले? इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्या होता है इक्विलिब्रियम? है इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक स्टेट को कहते हैं, है ना? एक स्टेट, जैसे बचपन में खेले हैं आप स्टैचू, किसी को स्टैचू बोल देते हैं तो वो जिस भी हालात में है उसी हालात में कुछ देर तक नजर आता है। स्टैचू का मतलब, तो स्टैचू की जगह पे इक्विलिब्रियम बोलना है। तो जो जैसे है उसी हालात में दिखेगा, है ना? ऐसा स्टेट जहां पे आप कोई भी चेंजेस ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दैट स्टेज, दैट स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, है ना? इक्विलिब्रियम क्या है? तो इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ ए सिस्टम at which there are no any changes are observed, called equilibrium। देखो फोटो के माध्यम से समझते हैं पहले, फिर डिफिनीशन लिखेंगे। इक्विलिब्रियम समझने के लिए सबसे पहले ये एक सी सॉ बनाते हैं, ये पार्क में देखे होंगे आप, इस तरह का होता है। यहाँ पे आप बैठ जाते हैं, यहाँ पे सामने वाला बैठ जाता है ना? इसका करेक्टर होता है कि नीचे और ऊपर होता है। तो ये नीचे ऊपर होने के बजाय यदि दोनों का वेट बराबर है तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, है ना? एक दूसरे को देखते हुए रहेगा, ना कोई नीचे जाएगा ना कोई। दैट इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कैसा स्टेट में आ गया? इक्विलिब्रियम में यदि दोनों का मास बराबर होगा, इफ एम बराबर एम डैश, क्या आ जाएगा इसमें? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए, ये एक रेलवे का ट्रैक बना दी और हम अब एक रेल बनाने वाले, ये रेल बना देंगे ऐसे, ऐसे, है ना? और एक दूसरा रेल बना देते हैं। बदमाशी नहीं करनी है, ये सब बातें समझने के लिए। ये देखिए, और ये ऐसा है, और ये दोनों ट्रेन टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है।
दोनों दोनों का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। तो एक आदमी यहां जो बैठा हुआ है और एक आदमी जो यहां बैठा हुआ है पैरेलल ट्रैक पे, ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए 40 किलोमीटर तो चल ही जाएगा। दोनों का स्पीड सेम है, डायरेक्शन सेम है। हालांकि ऑब्जेक्ट मूविंग है, ट्रेन चल रहा है, लेकिन ये एक दूसरे को देखते हुए दिल्ली चला जाएगा मान लेते, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। वैसा इक्विलिब्रियम जिसमें रेस्ट आ जाए, पोजीशन ऑफ रेस्ट आ जाए, ये रुक गया ना, इसमें कहाँ कुछ हुआ, ये तो रुक गया, इसके रुक जाने की वजह से इक्विलिब्रियम है। दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे रुका कुछ नहीं है, चल रहा है, दोनों ही चल रहा है, लेकिन फिर भी इस बॉडी और इस बॉडी के पोजीशन में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखते दिल्ली तक जा रहा है, तो ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन सिस्टम मोशन में है, इसको कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम दो तरह से एस्टैब्लिश्ड हो सकता है, एक तो सिस्टम रुक जाए तब भी, और दूसरा सिस्टम मोशन में है तब भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो सकता है। यदि सिस्टम मोशन में है और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है तो इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, और यदि सिस्टम रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में है बॉडी तो कहते हैं, क्लियर है, ये है फिगर 1 और ये है फिगर 2। अब एक फिगर और बनाते हैं, एक फोटो और बनाते हैं। ये बना दिए हम पानी का टंकी, वाटर टैंक बनाए, ठीक है। अब इसमें यहां से एक इनलेट ऑफ वाटर बनाए, है ना, और पानी यहां तक भर गया। इनलेट ऑफ वाटर है 10 लीटर पानी इसमें पर मिनट भर रहा है, तो वाटर का लेवल बढ़ेगा, यहां तक बढ़ेगा मैक्सिमम। उसके बाद एक आउटलेट बना दी, ये आउटलेट 10 लीटर पर मिनट पानी निकाल रहा है ना, 10 लीटर पर मिनट पानी आ रहा है और 10 लीटर पर मिनट पानी निकल भी रहा है। तो बताइए वाटर का लेवल बढ़ेगा, अब यहां तक तो बढ़ा था, अब बढ़ेगा क्या? तो वाटर का लेवल इक्विलिब्रियम में आ गया, हालांकि मोटर चल रहा है, हालांकि मोटर चल रहा है, यानी पानी आ रहा है और पानी जा रहा है, वाटर के लेवल में कोई चेंजेज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। कैसा इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना, देयर आर नो एनी चेंज ऑब्जर्व, हाउएवर system is in motion, called as dynamic equilibrium. There will be no any change observed since the system is in rest. ठीक है, इक्विलिब्रियम समझ में आया? जब कभी कहा जाएगा कि भाई इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज डायनामिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम को डायनामिक इन नेचर क्यों कहते हैं, तो आप कहिएगा क्योंकि सबस्टांस में कोई चेंजेज, फेनोमेनन में कोई चेंजेज ऑब्जर्व नहीं होता, हाउएवर द सिस्टम इज इन मोशन, इसलिए इसको डायनामिक कहा जाता है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बातें नहीं। किसकी बात करनी है यहाँ पे, जानते हैं इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलने के लिए हम लोग बोल देंगे रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर बराबर, हाँ 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 बोलो बोलो, रेट ऑफ आउटलेट ऑफ वाटर, रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर बराबर रेट ऑफ आउटलेट ऑफ वाटर, दैट इज वाई वाटर लेवल maintain equilibrium, that is why water level maintain equilibrium. EQ लिख दिया करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, तो लिख दिया जाए डिफिनीशन। अब फोटो बनाइए, इतना अच्छा तो इक्विलिब्रियम का फोटो बना हुआ है इस सब में, बनाइए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, पहले फोटो डिफिनीशन, यही जो लिखना चाहता है सब। When there are no any changes observed in the system, known as a state of equilibrium. इक्विलिब्रियम को केवल डिफाइन किए, when there are no any change observed in the system, कोई बदलाव ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, जैसे कि आप लोग रोज खाते हैं लेकिन कोई बदलाव ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गया है। यही रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर और रेट ऑफ आउटलेट ऑफ वाटर को समझ के रखिएगा ना, तो हम लोग इसको केमिस्ट्री में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कर देंगे और इक्विलिब्रियम समझ जाएंगे। एक्चुअली में पढ़ाने वाली बात वही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, इसीलिए केमिस्ट्री में केमिकल प्रोसेस के दौरान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाता है।
इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर जाएगा ड्यू टू अ स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा स्टेट ऑफ मोशन में ही, तो हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहें। आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल में कौन सही है कौन गलत है ऐसा में पूछा जाए लिख के कि इक्विलिब्रियम केवल मोशन में स्टैब्लिश्ड होता है, इक्विलिब्रियम केवल रेस्ट में स्टैब्लिश्ड होता है, तो क्या ये दोनों बात सही है कि दोनों में से कोई एक ही सही है? तो ये दोनों बात सही है, इक्विलिब्रियम दोनों ही केस में स्टैब्लिश्ड हो जाता है। बड़े है ना? कौन इक्विलिब्रियम में है यहां पे? कौन इक्विलिब्रियम में है? वाटर लेवल इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है, जबकि मोटर चल रहा है, क्योंकि पानी तो आ रहा है 10 लीटर/मिनट, लेकिन उतना ही पानी निकल जा रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम टू टाइप का, फोटो से समझ चुके हैं हम लोग। वन इज स्टैटिक, इक्विलिब्रियम, अदर इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? तो बोलेंगे इफ द फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ द phenomenon of equilibrium established in the system due to a state of rest, it is known as a static equilibrium, है ना? If the phenomenon of equilibrium is established in the system due to a state of rest, एग्जाम्पल फिगर नंबर 1, है ना? वहां पर कोई मोशन ही नहीं था, वेट बराबर था दोनों साइड सी सॉ के। डायनामिक इक्विलिब्रियम, इफ द फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम established while system या process is in motion, process is in motion, or due to a state of motion, is known as dynamic equilibrium। एग्जाम्पल रेट फिगर नंबर 2 और 3, है ना? और डायनामिक इक्विलिब्रियम में बराबर क्या हो जाता है? तो बोलेंगे सर रेट बराबर हो जाता है, किसी प्रोसेस के होने का रेट बराबर हो जाता है।
नाउ द इक्विलिब्रियम फिजिकल फिनोमेनन में इस्टेब्लिश्ड हो, फिजिकल चेंजेज में इस्टेब्लिश्ड हो, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस बनना, तो उसको कहेंगे हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम। और यदि कोई केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो रहा है तो उसको कहेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन इसको जानने से पहले प्रोसेस दो तरह का होता है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, है ना। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेसेस या रिएक्शन या चेंजेस, दो तरह का। है ना। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इसलिए रिएक्शन दो तरह का, एक रिवर्सिबल और दूसरा रिएक्शन और दूसरा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है, और प्रोडक्ट भी, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोसेस को फॉरवर्ड प्रोसेस कहते हैं, और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाता है तब प्रोसेस को बैकवर्ड प्रोसेस या रिवर्स प्रोसेस भी कहते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में एक बार जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाए तो कोई तरीका ना हो जिससे कि प्रोडक्ट फिर से वापस रिएक्टेंट बने। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्या बताएं? सच टाइप ऑफ chemical reaction in which reactant converted into product and product also converted into reactant known as reversible reaction। रिएक्शन आर के टू द पावर एन लिखते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ ही तो लिखते हैं सर। रिवर्सिबल रिएक्शन such type of chemical reaction in which reactant converted into product and product also converted into reactant known as reversible reaction। और इधर में क्या लिखेंगे? such type of chemical reaction in which reactant once converted
into product can't be converted into reactant known as irreversible reaction. है ना? रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं. रिवर्सिबल रिएक्शन shown by डबल हेडेड एरो. डबल हेडेड एरो का मतलब है ये, पूरा भी दे सकते तो, है ना? डबल हेडेड एरो. जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन सिंगल हेडेड एरो. इरिवर्सिबल रिएक्शन shown by single headed arrow. लिख दिए? अब इधर में दो तरह का प्रोसेस होता है रिएक्शन में. राइट से लेफ्ट जाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन. एंड व्हेन एवर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन. और उसमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही होता है, बैकवर्ड रिएक्शन संभव नहीं है. इन दिस केस when reactant converted into product it's known as forward reaction. While if product converted into reactant it known as backward reaction. In this case only forward reaction occur. That is reactant converted into product. Only. बोलिए कोई समस्या? अब इसमें थोड़ा थर्मोडायनामिक्स लगा दें, मतलब एनर्जी की बात कर दें. थर्मोडायनामिक्स कहने का मतलब एनर्जी से ही है सिर्फ.
तो यदि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में एनर्जी निकलता है, तो बैकवर्ड रिएक्शन में वही एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, एंडोथर्मिक। इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें ऑब्जर्व होगा, एक्सोथर्मिक भी एंडोथर्मिक भी। लेकिन इसमें चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, दोनों में से कोई एक ही ऑब्जर्वेशन होगा। इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन is exothermic then backward reaction is endothermic and vice versa। vice versa मतलब समझता है ना जी, vice versa उल्टा। यदि एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा। अब वाइस वर्सा का मतलब हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन यदि एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा। इट इज आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा, ये दोनों नहीं होगा। ये दोनों नहीं होगा। हो गया है। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होगा। ये रिएक्शन कहा जाता है कभी खत्म नहीं होगा। जो रिवर्सिबल है ये कभी भी खत्म नहीं होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पे ही आ जाएगा। खत्म होने का मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। हालांकि ये वाला रिएक्शन ये नियर टू कंप्लीशन, मतलब ये खत्म होने को होता है। खत्म होना नहीं खत्म होना ऐसे समझो जैसे आटा पीसने के लिए दिया होगा, गेहूं गेहूं पीसने के लिए मिल में देते हो तो तुम 10 किलो देते हो तो 10 किलो आटा दे देता है। तो क्या मिल में तुम्हारा वाला 10-20 गेहूं का पीसेस नहीं होगा अभी तक? पूरा का पूरा थोड़े निकल जाता है। तो पूरा पिसाया, देखो रिएक्टेंट यहाँ पे गेहूं, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, लेकिन मशीन में 10-20 दाना तुम्हारा वाला रह ही गया होगा। तो कंप्लीट नहीं होने का मतलब वही होता है ना, नियर टू कंप्लीशन इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये कंप्लीट होता है या नियर टू कंप्लीशन होता है। ठीक है, अब एक एक मॉलिक्यूल करके खत्म रिएक्शन में नहीं हो जाता, और ये तो कभी खत्म ही नहीं होता। इसके खत्म होने का मतलब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ गया, बस वहीं पे रुक जाता है। उसी के बाद कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। ना रिएक्टेंट का अमाउंट घटता है ना प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता है। दैट विल कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। जैसे वाटर का लेवल इक्विलिब्रियम पे था, पानी आ भी रहा था पानी जा भी रहा था। अब समझोगे केमिस्ट्री वाली बात, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा होता है, अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा होता है, लेकिन रिएक्शन खत्म नहीं होता है। रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट अनचेंज हो जाता है। अब ये रिएक्टेंट मान लो 1 मोल है और प्रोडक्ट उधर में आधा मोल है। अब रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। वैसे ही जैसे पानी का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई
नहीं दे रहा था, जबकि मोटर चल रहा था। रिएक्शन के बंद होने से मतलब यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाता है। तो रिवर्सिएबल रिएक्शन में phenomenon of equilibrium is established. Phenomenon of equilibrium is established. Phenomenon of equilibrium is established. इसमें equilibrium का phenomenon established होगा, phenomenon of equilibrium not established. नॉट इस्टेब्लिश्ड, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन का कोई बात ही नहीं करना है ना। जब इक्विलिब्रियम का फेनोमेनन इस्टेब्लिश नहीं हुआ तो फिर इसका बात क्या है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में इरिवर्सिबल रिएक्शन समाप्त है ना, इसकी बात ही नहीं करनी। इक्विलिब्रियम का फेनोमेनन ही इस्टेब्लिश नहीं होता, उसमें बात क्या करना है इस चैप्टर में हम लोगों को, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। नेवर अंडरगो इन कंप्लीशन, नेवर अंडरगो इन कंप्लीशन, कंप्लीशन में ये कभी नहीं जाता है। जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, यानी जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, वो कंप्लीट होता है क्या, नहीं कंप्लीट होता। उसके कंप्लीट होने का मतलब इक्विलिब्रियम का फेनोमेनन एस्टैब्लिश्ड हो जाना, और ये अंडरगो इन कंप्लीशन है ना। ये गैस सिलेंडर जैसा है, आपके घर में सिलेंडर है, गैस है तब तक खाना बना, गैस खत्म खाना बनना भी एट द सेम टाइम खत्म है ना। हालांकि हो सकता है 2-4-10 हजार मॉलिक्यूल गैस का उसी सिलेंडर में पड़ा हुआ, लेकिन वो प्रेशर से निकलेगा नहीं, बर्नर जलेगा ही, तो उसी में रह जाए और वो खत्म हो जाएगा। दैट इज अंडरगो इन कंप्लीशन है ना, ये खत्म हो जाता है और ये खत्म नहीं होता। कैटलिस्ट के बारे में जानते हैं क्या आप लोग। रेट ऑफ रिएक्शन को देखो, हल्ला गुल्ला नहीं यहाँ पर, और पूरे समझोगे तो पूरी बात समझ में आने लगेगी, लगेगा कि कुछ जाने, और फिर बीच में बोल बाल के वो खत्म कर दोगे। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वैसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो एक रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है। जनरली बढ़ा ही देता है, घटा देता है तो नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, है ना, नाम में जोड़ना पड़ेगा। नेगेटिव कैटलिस्ट तो जरूरी घटा देगा। खाली कैटलिस्ट कर रहे हैं मतलब खाली दू बोलते हो तो क्या समझते हो तुम, प्लस दू, वैसे ही समझना है। कैटलिस्ट आने बढ़ा देता है, नेगेटिव कैटलिस्ट घटा देगा, ठीक है। ऐसे कैटलिस्ट को डिफाइन करने में हम लोग लिख देते हैं विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है, बिना रिएक्शन में भाग लिए हुए, रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब ये हम फोटो बना रहे हैं जिसमें कैटलिस्ट की एक्टिविटी बनाएंगे, जैसे तुम लोग बीच बीच में हल्ला करते हो उसी तरह से हम हल्ला कर रहे हैं, ये इसलिए हमारे ही हल्ले में रहिए। ये दोनों भाई साहब के बीच हॉट टॉक हो रहा है, गर्मा गर्मी में बातचीत हो रहा है। हाँ जैसे समझ गया देखो ठीक से, हाँ
ये दोनों भाई साहब एकदम गर्म हैं अभी, ठीक है। और ये एक भाई साहब हैं, ये लाल वाले भाई साहब, लाल लाल, ये भाई साहब को मुंह है और ये भाई साहब को कान है। तो ये अपने मुंह से इनके कान में कुछ बात कह दें उसके बारे में कि अरे तो तुम्हारे बारे में और भी ऐसे ऐसे फलाना जगह बोल रहा था। अब ये दोनों तो पहले से ही हॉट टॉक कर रहा था, ये भाई साहब आए और इसके कान में कुछ बोल दिए कि रे तोरे बारे में तो ऐसे ऐसे ये और भी बोल रहा था और अपने निकल लिए। ये दोनों भाई साहब का टेम्परेचर हाई हुआ और आओ न ताव देखा, और देखो उठाइए के पटक दिया सीधा। देखिए ये भाई साहब को हम कहेंगे कैटलिस्ट। ये भाई साहब है कैटलिस्ट। ये क्या किया, कहेगा हम कुछ नहीं किए। हाँ, ये डायरेक्टली तो पटकने में भाग नहीं लिया, ये पटकने में डायरेक्टली भाग नहीं लिया है ऑल, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को तेज यही किया है। न ये आता बीच में बोलता, न तो ये होता, तो इसको हम कहेंगे कैटलिस्ट। ठीक है, समझ गए। अब ये कैटलिस्ट भाई साहब को हम रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐड करेंगे तब क्या होगा, और इरिवर्सिबल रिएक्शन में ऐड करेंगे तब क्या होगा, ये जानना है। चूंकि यहाँ पे रिएक्शन दोनों ही साइड से होता है, तो जब कैटलिस्ट हम ऐड करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो ये दोनों तरफ का रेट बराबर से बढ़ाता है, दोनों तरफ का रेट बराबर से बढ़ाता है ना। ऐसा नहीं कि खाली फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देगा और बैकवर्ड रिएक्शन को छोड़ देगा। ये दोनों तरफ का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वली बढ़ा देगा। और यहां पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक ही तरफ से रेट बढ़ाते हैं, है ना। तो कहते हैं कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को क्या किया, तो इक्विलिब्रियम यदि आने में आधा घंटा लगना था रिएक्शन में, ये मेडिकल आईटी की बात बता रहे हैं, मतलब कि जो पूछा जाता है, आधा घंटा में एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचता, वो अब 15 मिनट में 10 मिनट में पहुंच जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है। तो कैटलिस्ट लेसन द टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, है ना। कैटलिस्ट एक रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में पहुंचने के समय को डिक्रीज कर देता है और रिएक्शन जल्दी से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। ठीक है, और वहां पे सिर्फ एक तरफ का बात है, इसलिए एक तरफ के रेट को बढ़ाता है ना। और बिना बिना प्रोसेस में पार्टिसिपेट किए हुए, इसलिए फोटो बनाए थे। प्रोसेस जो हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था, किया था कि नहीं किया था, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि प्रोसेस वहां मारा मारी का था। वो एको फैट मारा है, वो तो कान में कह के चला गया सिर्फ, है ना। बाद में मिलेगा तो तुम लोग की तरह कह देगा अरे भाई हम कुछ बोले हैं, हम तो बोले थे जल्दी से जाओ घरे मम्मी खोज रही है, अब तुमको पटक ही दिया तो हम क्या करें। अब देखो, इफ ए कैटलिस्ट इज एडेड, if catalyst is added, it increase के जगह बाबू अल्टर लिखेंगे, इंक्रीज की जगह अल्टर लिखेंगे। मतलब कि कैटलिस्ट हम लोग जनरली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो इंक्रीज या डिक्रीज। ये कैटलिस्ट इज, इफ ए कैटलिस्ट इज एडेड इट अल्टर the rate of forward reaction as well as rate of
backward reaction in equal extent, in equal एक्सटेंट केवल फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाता या घटाता नहीं है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के रेट को इक्वली बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, दैट इज वाई वी राइट अल्टर। अल्टर का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, अल्टर का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन हम आपको बता दिए हैं, अब आप बड़े हो रहे हैं इसलिए कैटलिस्ट खाली बोला जाए इंक्रीज समझिएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट बोले तब डिक्रीज समझिएगा। इफ कैटलिस्ट इज एडेड it alter the rate of forward reaction only। एग्जाम्पल, इक्विलिब्रियम, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। अब देखो कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो PCl5 टूट गया PCl3 प्लस Cl2 में, इधर से डिकम्पोजिशन हो रहा है और उधर से कॉम्बिनेशन हो रहा है ना। H2 प्लस I2 2HI, उल्टा भी लिख सकते हैं, इधर 2HI उधर H2I2। रिवर्सिबल रिएक्शन लिखने का यही तो फायदा है, उधर वाला इधर भी लिख सकते हैं, इधर वाला उधर भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। एक बार रिएक्टेंट ये है, दूसरी बार रिएक्टेंट ये है ना। पहले से आप पढ़े हैं कि जो लेफ्ट में लिखाता है रिएक्टेंट, जो राइट में लिखाता है प्रोडक्ट। यहाँ इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इधर वाला रिएक्टेंट हो सकता एक टाइम पे है और उधर वाला उसी टाइम पे है ना, उधर से जुड़ रहा है इधर से टूट रहा है। अब बताओ यही टूटेगा और जुड़ेगा बराबर रेट से, इधर से भी उतना ही टूटे उधर से भी उतने ही जुटे, तो कोई चेंज होगा कभी? इक्विलिब्रियम का डिस्कवरी हबर साहब किए थे, पता है तुम लोग को? पता होना चाहिए। हबर, हबर N2 प्लस 3H2 2NH3, ये वाला रिएक्शन तुम लोग पढ़ा नहीं था? हबर, हबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेके गर्म किए थे तो अमोनिया बना था। हैबर नाम होता है साइंटिस्ट का, कौन रहता है? हैबर, बॉर्न ने हैबर, है ना। हैबर ये वाला रिएक्शन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, और अमोनिया टूट के क्या बना देगा, तब रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। ये भाई साहब ही डिस्कवर किए थे, है ना, इक्विलिब्रियम फेनोमेनन को। एक्चुअली में इंडस्ट्रियल सेटअप था इनका, इंडस्ट्रियल सेटअप था इनका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने का। और अमोनिया के बारे में तुम लोग जानता हो कि फर्टिलाइजर का काम करता है, यूरिया बनता है इससे। अब हैबर साहब अमोनिया तो बना रहे थे, लेकिन एक स्टेज आया जिसमें इनका इंडस्ट्रियल सेटअप कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन अमोनिया का फॉर्मेशन हो नहीं पा रहा था, अमोनिया का अमाउंट बढ़ ही नहीं रहा था, जितना बना उतने पे अटक गया। अब पूरे इंडस्ट्री में वो चेक करना शुरू किए, कहीं पाइप लीकेज तो नहीं है, कहीं पर मशीन की गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि रिएक्शन तो चल रहा है और अमोनिया 50 किलो मान लिया बना है, तो रिएक्शन चूंकि हो रहा है, हमारा इंडस्ट्री चल रहा है, तो हम चाहेंगे ना भाई 2 घंटा के बाद 70 किलो हो जाए,
लेकिन वो 50 किलो का 85 किलो है। अब रात में इंडस्ट्री को देखने के लिए बाबा सबको भी बुला लिए कि भाई देखिए, सब कुछ मशीन तो ठीक ही है, कहीं कोई भूत पिशाच कोई आत्मा का चक्कर तो नहीं। उन लोग भी पूरा देखे, 2-4 दिन लग गया भाई साहब को। तब जाकर के क्या किए हैबर साहब कि अपने एम्प्लॉय को बोले कि जितना बनाए ना अमोनिया वहां पे 50 किलो, ऐसा करो कि वही हटा लो। अब जो बना वही सही, अब तो नहीं बन रहा है आगे, तो क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही अमोनिया हटाए और फिर से मशीन चालू किया, तो फिर से अमोनिया बनना शुरू हो गया। भूत प्रेत बाधा खत्म, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट किया और अमोनिया बनना शुरू कर दिया। बोले ये क्या हो रहा है भाई, तो पहले भी ठीक था अभी भी ठीक था, तो जब अमोनिया वहां पे हम छोड़ देते हैं तो वो आगे बढ़ता नहीं है एक अमाउंट के बाद। तभी जाके ये फेनोमेनन डिस्कवर हुआ कि अमोनिया जो बन रहा है वही अमोनिया टूट के क्या बना दे रहा है। तो 50 किलो के बाद यदि 1 किलो अमोनिया बन रहा है, तो उसी समय में 1 किलो अमोनिया टूट के नाइट्रोजन और, तो बताइए कि अमाउंट कैसे बढ़ेगा। तब हैबर साहब एक नया ही रिएक्शन का डिस्कवर किए कि भाई रिएक्शन तो रिवर्सिएबल नेचर का होता है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में बनना शुरू कर देता है। ठीक है, ये रिएक्शन था। कितना समझाए बुझाया, कुछ जो समझाए पूरा हैबर साहब का कहानी कह दिए, पूरा जो उनके अपने जर्नल में मैगजीन में छपता है वो कहानी कह दी है ना, हैबर साहब के जर्नल मैगजीन में। वो अपने आत्मकथा में ये बात लिखे कि हमने जब अमोनिया बनाया तब हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटी। पूरा इंडस्ट्री लेके आदमी बैठा हुआ है और बताइए प्रोडक्शन बंद, जबकि मशीन सब चालू है। सोचो तो कितना घाटा में और कितना अथक परिश्रम किए। मतलब हर तरह का प्रयास करके देख लिए, तब नया रिएक्शन ही डिस्कवर करना पड़ा। इसीलिए बताते हैं आप लोग को भी पढ़ना चाहिए, नहीं तो इंडस्ट्री बैठा के तो डूब जाएगा। वो बाबा जैसे बुला लोगे शाम में, वो बाबा अपना बत, बतिया देंगे। ठीक है, वो बोलेंगे कि बस आत्मा का बास हो गया है। अब देखिए, इधर देखिए, CH4+O2, CO2+H2O। ये रिएक्शन में कोई मेथड नहीं है जिसमें कि CO2 और H2O को मिला के फिर से मीथेन बनाया जाए। बना सकते हैं क्या? 2O2 बैलेंस कर दीजिए, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, है ना। जितने भी फ्यूल का कंबसन है ये सब वापस नहीं आ सकता। घर में C4H10 LPG जलता है, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता यदि फिर CO2H2O को हम लोग वापस रिएक्शन करा के आमो ये LPG यानी ब्यूटेन बना देते। हाँ, तो कंपनी का जरूरत क्या था, एक सिलेंडर लाइफ में खरीदते और जिंदगी भर खाना बनता, है ना। लेकिन ये रिएक्शन का नेचर कैसा है, इरिवर्सिबल। यहाँ पे रिएक्टेंट खत्म हो जाना है, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी खत्म नहीं होने वाला कभी। क्योंकि जितना अमोनिया बनेगा एक स्टेज आएगा कि वही अमोनिया टूट के फिर क्या बनने लगेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना देगा। तो रिवर्सिएबल रिएक्शन ऐसा होता, इरिवर्सिएबल रिएक्शन वैसा होता है। रिवर्सिएबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। एट इक्विलिब्रियम, देखो यहां पर लिखे हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जबकि यहां पर ऐसा कोई बात करना है क्या? यहां पे केवल फॉरवर्ड रिएक्शन ही होता है, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन अकर। तो रिएक्शन के इस निशान से ही हम लोग समझ जाएंगे कि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होगा, और सिंगल हेडेड एरो रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड नहीं होगा, ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। बोलो कहीं पर कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी भी बात को समझने में? पूरा एक बार में आएगा? लिख दिए तुम लोग? मेनली ये तीन वो रिएक्शन ज्यादा इस्तेमाल होते रहेगा चैप्टर भर, इसलिए तीन ठो को आगे कर दिए। सारा एग्जाम्पल इसी तीन रिएक्शन से समझाया जाता है इक्विलिब्रियम का। अब पूछा जाएगा व्हाई इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक इन नेचर, तो आपका जवाब होगा कि इस केस में रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, रेट बराबर हो जाता है, यानी स्पीड बराबर हो जाता है रिएक्शन का, रुकता। और कोई चीज को डायनामिक इसलिए बोला जाता है कि उसमें मोशन होता है। डायनामिक मतलब तुम लोग जैसे सोच रहे हो कि एकदम बड़ा हैंडसम है, डायनामिक है, वो वाला डायनामिक नहीं है ये, वो मैकेनिक्स वाला डायनामिक्स है। दो वो चीज था ना, स्टैटिक्स और क्या बोलते हैं उसमें, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, फिजिक्स में रहे। एक तो में मोशन का स्टडी करना है विदाउट नोइंग देयर काउज, और एक तो में मोशन का स्टडी करना है विथ नोइंग काउज। जो अभी पढ़ रहा होगा तुम लोग न्यूटन्स लॉ, खत्म हो गया होगा। तो काउज ऑफ मोशन तो न्यूटन साहब ही है ना, वो फोर्स बिना लगाए हुए मोशन होता है कोई बॉडी में? क्या है न्यूटन का वो लॉ? जान ही रहा होगा, अब हम क्या पूछें। जैसे बिना बाहरी फोर्स के मोशन होगा, बाहर वाला फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ना मोशन होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो वाई इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक इन नेचर, सिंस इन इक्विलिब्रियम only rate of reaction is equal, process does not stop। केमिकल रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा होता है और प्रोडक्ट बन ही रहा होता है, रिएक्शन चल ही रहा होता है। रिएक्शन हबर साहब का इंडस्ट्री चल रहा था, उनका जितना भी मोटर पार्ट्स था, तुम लोग में एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस होगा अमोनिया बनाने का। फोटो नाइट्रोजन डालते थे, हाइड्रोजन डालते थे, कंप्रेसर होता था, फिर आउटलेट रहता था, इनलेट बनाते थे, अमोनिया एक जगह बनता था, उसको आउट करते थे। ये पूरा मशीनरी सिस्टम का फोटो बना हुआ रहता है। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन अमाउंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है ना। दैट इज वाई कॉल्ड एज डायनामिक इन नेचर, क्योंकि उनका मशीन बंद कर देते हैं स्विच से, तो बंद ही हो गया भाई, अब कहां से अमोनिया बनेगा, लेकिन वो तो मशीन कंटिन्यू रखे थे। तो यहां पे क्वेश्चन वाई
इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक इन नेचर। वाई इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक इन नेचर? क्या बताइएगा आंसर? एट इक्विलिब्रियम the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction। rate मतलब स्पीड समझना है तुम लोगों को। rate of backward reaction, but the process is continuing only अमाउंट या कंसंट्रेशन बोलते हैं ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड लिख दें, ज्यादा कन्विंसिंग होगा। अनचेंज्ड बदलेगा नहीं, हाँ कांस्टेंट भी हो सकता है ना। रिमेन अनचेंज्ड या फिर कांस्टेंट, है ना। अस्थिर होना भी उसी को कहते हैं। At equilibrium, the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, but the process is continuing. Only amount या concentration of reactant or product remain unchanged. So, they called dynamic in nature. है ना। डायनामिक का मतलब मोशन से है ना। यहाँ पे प्रोसेस यानी केमिकल रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन चलता रहता है। केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई बदलाव नहीं दिखाई देता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए इक्विलिब्रियम को डायनामिक इन नेचर कहते हैं। तो दूसरा क्या था, बोलते स्टैटिक इन नेचर कब कहा जाता? तो जब प्रोसेस रुक जाता है। जैसे शुरुआत में 2 आदमी बैठा दिए थे बराबर मास का, तो उसी से रुक गया था, तो वो स्टैटिक तो वो होता है। बाकी दोनों ट्रेन तो चल ही रहा था, आदमी एक दूसरे को देखते दिल्ली चला गया, है ना। तो ट्रेन चल रहा था, वैसे यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, अमाउंट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हबल साहब 50 किलो अमोनिया बना चुके थे, उसके बाद ना अमोनिया का अमाउंट बढ़ रहा था, ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अमाउंट घट रहे थे, है ना। जब एक रिएक्शन में नॉर्मली देखा जाता है कि रिएक्टेंट घटता रहता है और प्रोडक्ट बढ़ता रहता है, लेकिन ऐसे वाले रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है कि रिएक्शन चलता रहता है, अब प्रोडक्ट जहां तक बना वहीं तक रह गया, वो घट बढ़ नहीं रहा है, और रिएक्टेंट भी घट बढ़ नहीं रहा, उसके भी अमाउंट कांस्टेंट, जितना है उतना, ये ना कि दोनों तरफ बराबर बराबर, जितना है उतना, उतने पर रुक गया, अब फर्दर नहीं बढ़ रहा है। जैसे वो हमको बताया ना कि आप बढ़ घट नहीं रहे, खा पी तो रोज रहे, प्रोसेस तो चल ही रहा है, आने की जितना खा रहे हैं उतना इसको पढ़ाने में हम लगा दे रहे हैं, तो कोई चेंजेज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि खा नहीं रहे, खाना खा तो रहे हैं डेली, प्रोसेस तो चल ही रहा है लाइफ वाला,
समझ रहे हैं बात? इक्विलिब्रियम का मतलब वही है। अब ये इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस में स्टार्ट होगा, सेटअप होगा तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल प्रोसेस में सेटअप होगा तो इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप। फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। और फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों ही डायनामिक नेचर का होता है। ऐसा ना कि खाली केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल फेनोमेनन में, फिजिकल चेंजेज में सेटअप होगा इफ द फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम established in during physical change। फिजिकल चेंज से ज्यादा अच्छा बात होगा ड्यूरिंग चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट इट नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। और अभी जैसे केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो केमिकल चेंज हो रहा था। इफ द फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम established in during chemical changes is known as केमिकल इक्विलिब्रियम। बोले सर फिजिकल चेंजेज क्या होता है, बताओ तुम लोग एग्जांपल। अरे वाह, हाँ ठीक बताया है ना। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे जो फिजिकल स्टेट में बदलाव होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड बनता है। तो एग्जाम्पल नंबर, इसमें जानते हो चार ही तो है, वो आज चार ही पढ़ेंगे। हाँ चार एग्जाम्पल है ना, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। और केमिकल इक्विलिब्रियम तो पूरा चैप्टर ही में चलता रहेगा। दोनों डायनामिक नेचर का होता है, दोनों डायनामिक नेचर का होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम भी डायनामिक इन नेचर। देखो ये सब ना अकेले में पूछेगा तब गड़बड़ कर दोगे। अकेले में पूछेगा मतलब परीक्षा में पूछेगा, परीक्षा में सबसे ज्यादा अकेले होते हो तुम। और उस समय लिखा होता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो वहां पे लिखेगा फिजिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक। आपको लगेगा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते थे ना हम लोग, वो तो डायनामिक होता था, फिजिकल वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं है, दोनों इक्विलिब्रियम डायनामिक है। इक्विलिब्रियम वर्ड ही डायनामिक है, केवल स्टैटिक इक्विलिब्रियम डायनामिक नहीं था, इसलिए उसको सेपरेट कर दिया गया पहले कि ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। बाकी जितना इक्विलिब्रियम होता है सब के सब किस नेचर का होता है, डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर। और ये भी डायनामिक इन नेचर, यानी सिर्फ क्या बराबर होगा,
बोलो ना जी। बोलेंगे रेट बराबर होगा, सिर्फ क्या बराबर होगा, रेट बराबर होगा। भाई उचक्का टाइप काहे करता रहता है, को पता नहीं कि होम ट्यूशन जब पढ़ा करते थे तो मम्मी चाय मास्टर साहब को कब देती थी, जब टाइम हाँ, यदि सर का टाइम 5 से 6 है तो 6 बजने में 5 मिनट पहले चाय आ जाता था, चाकी सर 10 मिनट और चाय पी के बना दें, बचवा को बचवा को पढ़ा दें। हम इस बात को ना सीरियसली समझते हैं, तो 5-10 मिनट पहले क्यों, 5 मिनट बाद ही सही। डायनामिक इन नेचर, और ये भी डायनामिक इन नेचर। बड़े एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, शुरुआत में बचवा को भी अच्छा लगता था, लेकिन बाद में मम्मी तो चाय देती थी, लेकिन बचवा जो है तंग हो जाता था कि देना तो पहले ही दे देती। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, पहला पहला फ्यूजन का एग्जाम्पल देंगे, दूसरा बॉइलिंग का एग्जाम्पल देंगे, तीसरा सब्लिमेशन का एग्जाम्पल देंगे, और चौथा सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल सीख के जाना है। पहला अकबक्की में नहीं, दो गो ऐसे ऐसे करता है, जानते हो कैसे, कौन सा टाइप करता है, वो तुम लोग को मन लगा देते हैं। जैसे गांव घर में भोरे भोरे 4, 4:30, 5 बजे लोटा पार्टी होता है ना, वो बुला बुला के ऐसे नहीं, ये सब लोटा पार्टी है। देखिए, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। चलिए अब इस ऑक्सीजन से पढ़ लीजिएगा आप लोग 10 मिनट। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, देखिए सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फेनोमेनन को क्या कहते हैं, अरे बोलो ना रे, मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट पे होता है ये, और लिक्विड सॉलिड बनता है तब फ्रीजिंग। देखो क्या सीखना है, 1 मिनट में सीख जाओ। एट इक्विलिब्रियम तुम लोग जानता होगा कि वाटर में सिखाया गया था कि सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री पर, दोनों प्रेजेंट रहता है, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ये कैसे संभव है, जब रेट ऑफ मेल्टिंग बराबर रेट ऑफ, बस इतना ही सा बात है यार, कि इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, तो मतलब जितना सॉलिड लिक्विड बन रहा होता है उतना ही अमाउंट में लिक्विड भी, तब कोई चेंजेज ऑब्जर्व, जब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा वैसे ही दोनों स्टेट रहेगा। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ मेल्टिंग, रेट ऑफ मेल्टिंग बराबर रेट ऑफ फ्रीजिंग। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, वही तो 2-3 तुम लोग है जो हल्ला कर करके सबको सोचता है कि चलो यार चलो यार। एट मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, रेट ऑफ मेल्टिंग बराबर रेट ऑफ फ्रीजिंग, अमाउंट ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बराबर अमाउंट ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। और डिस्क्राइब करना है तो बस इतना सा बात करना है, और यही छठा सतम में तुम लोग पढ़ता होगा नहीं, फिजिकल चेंज पूरा
बीकर में आई पानी रख करके वेपर बना के फिर से लिक्विड बनाने का पूरा फोटो के साथ पढ़ता होगा। रेट का मतलब है यहाँ पे अमाउंट से, अमाउंट पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ सॉलिड, मोल में हो, ग्राम में हो, कन्वर्टेड इन लिक्विड, पर सेकेंड इज इक्वल टू amount of liquid converted into solid per second। लिखिए लिखिए, 4 एग्जाम्पल देना है। हाँ जी, वो लोटापटी चक्कर में नहीं रहिएगा सब, उसको जरूरी है तो वो जाए, उसके साथ है काहे चल जाएगा सब, नहीं समझा? हम ये बताए हैं कि उसको जरूरी है ना तो वो जाए। तो फिर वो एक दो ठो को ले जाना चाहता है। हाँ, ऐसे ही करेंगे तब ना, मतलब कि कितना अच्छा फीलिंग आ रहा है कि हम लोग अब लास्ट चैप्टर में चल रहे हैं। हाँ, इक्विलिब्रियम करेगा बदमाशी। हाँ अभी है और, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट के तरफ जा रहे हैं, अलग ऑलमोस्ट के तरफ तो जा रहे हैं। अभी रहता कि अभी पकड़ाएगा कैसे, इतना आगे है। यही 5-10 मिनट करने से कुछ बढ़िया होता है तो हो, बदलें। अगले बारे में अमाउंट ऑफ सॉलिड जैसे लिखें तो अगले बार लिखने की जरूरत नहीं है। रेट मतलब समझना है, नंबर ऑफ मोल पर सेकेंड रेट को कहते हैं। कोई भी अमाउंट चेंज पर सेकेंड रेट कहलाता है। दूसरा, लिक्विड गैस, गैस ज्यादा कॉमन शब्द नहीं है, वेपर शब्द ज्यादा है। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है ना। लिक्विड को गर्म करते हैं तो ये गैस बन जाता है या वेपर बन जाता है, लिक्विड वेपर। लिक्विड से गैस बनना बॉइलिंग कहलाता है, और गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन कहलाता है। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ बॉइलिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अच्छा ये बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट को कौन डिफाइन कर सकता है? बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना है, सब जानता होगा इतना। हाँ हाँ, क्या क्या फिर से बोलना तो। हाँ अरे नहीं, ऐसे नहीं, अरे गधा, ग्राहमा में टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं लगाइए, टेम्परेचर है ना, मैक्सिमम ना लगाइए। एक ही वो टेम्परेचर आएगा सबस्टांस में, जैसे वाटर में 100 डिग्री आ गया, बॉईल कर जाएगा, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 100 डिग्री को कहते हैं, 99 डिग्री 98 डिग्री को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर नहीं कहेंगे, तो फिर मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, है ना। टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो हम लोग डिफिनेशन को भी उसी हिसाब से ले लें, है ना। मेल्टिंग टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। तो टेम्परेचर
मैक्सिमम हम काट दिए हैं, कहीं कहीं लखमीर सिंह के किताब में मैक्सिमम लिखा है। सुल्तान चंद है ना, बुक्स फॉर ऑल। सातवां आठवां नंबर में ज्यादातर बचवा वही किताब पढ़ता है। टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड लिक्विड वेपर, उसी को गैस बोल रहे हैं, प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, known as नहीं नहीं वैसे बस उस नहीं कीजिए, भड़का लगता है कि दर्द में बैठा है। कौन बात का परेशानी। देखिए और बढ़िया से यदि कॉरपोरेट में आपको इसका डिफिनीशन देना है जिसमें कि आपकी वैल्यू थोड़ा बढ़ जाए, तो आप पूरी बात कहिए। टेम्परेचर एट विच रेट ऑफ बॉइलिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। रेट ऑफ बॉइलिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, तो पूरा बात हो जाएगा। इक्विलिब्रियम हटा दीजिए। बॉइलिंग से अच्छा शब्द होता है वेपोराइजेशन। रेट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना, दैट इज द वर्ड। बॉइलिंग नहीं, है ना, बॉइलिंग लिखना अब उचित नहीं है। रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। यहाँ बॉइलिंग के बजाय यदि वेपोराइजेशन लिखा है तो ज्यादा अच्छा है। समझ रहे हैं हम परेशानी। वो घर जाने में जो 20 मिनट लगता है दोस्ती में, यहाँ से वहां तक, नहीं तो घर में पूछा जाता है भाई कि अभी तक कहाँ थे। हाँ हाँ वही 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 समझे। उसको 10-20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है ना, उसके टाइम में जा रहा है। तीसरा सॉलिड गैस वेपोराइजेशन। ए वैसे वैसे नहीं, तंग नहीं करिए। सॉलिड गैस, हल्ला नहीं, सॉलिड गैस क्या पढ़े थे पिछली बार, देखो और देर करेंगे बदमाशी करोगे तो। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, उसके पहले क्या पढ़े थे, तो अब क्या पढ़ेंगे। हाँ सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में। एक एग्जांपल बता दो कौन सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा फट से। कैम्फर, आयोडीन, आयोडीन सॉलिड होता है, आयोडीन गैस हो जाता है डायरेक्टली विदाउट अंडर गोइंग इन लिक्विड स्टेट। इसको बोलेंगे सब्लिमेशन। और गैस का सॉलिड में बनना सॉलिडिफिकेशन है, लिखेगा बदमाशी नहीं। रेट ऑफ कब, एट द टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन, रेट ऑफ सब्लिमेशन बराबर रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। एट द टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन जितना आयोडीन सॉलिड आयोडीन गैस बनता है उतना ही गैस सॉलिड बन जाता है, ताकि अमाउंट कांस्टेंट रहे।
आयोडीन न घटेगा सॉलिड के रूप में, न गैस बढ़ेगा। चौथा, सॉल्वेंट सॉल्यूट इक्विलिब्रियम। बस वही 4 फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स पढ़ने। अब इसमें बात बहुत बढ़ाया जा सकता है, जो तुम लोग छठा सातवां आठवां में पढ़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री के नाम पे यही सब तो पढ़ना था, दो तीन पेज में पढ़े नहीं तो ठीक ही किए हैं। अभी तो आप पढ़ रहे हैं, अभी तो लोग ग्रहमा छोड़ के बरहमे पे सीधा जा रहा है, आप तो फिर भी ठीक है। बरहमा के 6 महीने बाद वो बोर्डवे पर जाएगा कि कैसों पास कर जाए, फिर आईटी अगले साल देखल जाएगा, फिर 2-3 साल के बाद गांधी मैदान में रैली करते नजर आ जाए। चौथा, सॉल्वेंट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉल्वेंट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, देखो ये भी आप पढ़े हो, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या बनेगा बताओ? चीनी और पानी, यही ना है जी? चीनी और पानी शरबती ना, तो ठीक है बता रहे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट सॉल्यूशन। खाली एक बात देखना है, जोड़ देना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तब आएगा इक्विलिब्रियम। कोई सॉल्यूशन नहीं, कैसा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, होता क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में इस तरह का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है और सॉल्यूट पार्टिकल इस तरह का है। अब ये दोनों को जब हम मिला देते हैं तो सॉल्वेंट ये रहा, इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में सॉल्यूट आ जाता है, जैसा कि तुम लोग पढ़ा होगा, है ना, सॉल्यूट इसमें आ जाता है। तो जब तक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इवनली पूरा भर न जाए तब तक ये घुलता रहता है, और पूरा जब भर गया तो और चीनी डाल दोगे और सॉल्यूट डाल दोगे तो अब इसमें जगह ही नहीं है, तो घुलेगा नहीं, तो वापस यहीं पे चला जाएगा, जितना आप डालोगे वो वापस यही हो जाएगा। तो एट द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेशन, पढ़ा होगा तुम लोग कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और चीनी और सॉल्यूट उसमें घुला सकते हैं। तो होता क्या है इसको सुनो, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं ना तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो और चीनी और सॉल्यूट इसमें आ जाएगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर खाली कर देना है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इधर से जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिजोल्यूशन, है ना, सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, और इधर से जो प्रोसेस है सॉल्यूट बाहर आ जाएगा उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन अवक्षेप भी हिंदी में बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो रेट ऑफ डिजोल्यूशन बराबर रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी जितना चीनी पानी में घुल रहा है उतना ही चीनी सॉल्यूशन से बाहर निकल जा रहा है। एट द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेशन, एट द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेशन, rate of dissolution, rate of dissolution बराबर rate of precipitation। at the equilibrium, solvent and solution
present in equilibrium. At the equilibrium, solvent and solution present in इक्विलिब्रियम. कहने का मतलब है कि इसमें इक्विलिब्रियम किस किस के बीच इस्टेब्लिश्ड होता है? तो सॉल्वेंट के बीच और सॉल्यूशन के बीच. और होता क्या है? तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर, बस वही एक लाइन ये तो लिख ही दिए, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन. ये हो गया आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम.